बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हीलिंग के बारे में और लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह, सॉरी सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो इसके बाद हम जो है हीलिंग के बारे में थोड़ा अब नॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, हीलिंग का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है दिस इज़ अबाउट हीलिंग स्टेप्स। ठीक है ना, कि हीलिंग जो है वो किस तरह से है, मतलब कि हम पढ़ रहे हैं टिश्यू रिपेयर, तो रिपेयर के बाद हीलिंग है। ठीक है जी, हीलिंग जो है वो किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स में होती है उसको मेजरली हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो हिस्सों में। ठीक है ना, फर्स्ट प्राइमरी या फर्स्ट इंटेंशन और सेकेंडरी या सेकेंड इंटेंशन। ठीक है जी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हीलिंग स्टेप्स। ये देखें कि बेटा कोई भी आपका ज़ख़म है जो आपकी बॉडी पे हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है या कोई भी सर्जिकल इंसिजन हो जाता है, ठीक है ना, कोई भी ज़ख़म है, जारी बात है वो आहिस्ता आहिस्ता भर जाता है। ठीक है ना, कोई भी ज़ख़म होता है तो आहिस्ता आहिस्ता भर जाता है, वो हीलिंग उसकी जो है वो हो जाती है। लेकिन हीलिंग एक दिन में नहीं होती, आप सब लोग जानते हैं। हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है जो प्रोग्रेसिव तरीके से होता है और थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस जो है ये होता है। हीलिंग के फिर स्टेप्स है उसमें, मतलब कि सबसे पहले आप देख लें कि किस तरह से जो है वहाँ पे सबसे पहले तो ब्लीडिंग हो रही होती है, ब्लीडिंग को रोका जाता है। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स जो हैं उस एरिया में उनकी वैजो कंस्ट्रक्शन की जाती है, फिर न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर मैक्रोफेजेस, फिर कोलाजन फाइबर्स। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्टेप बाय स्टेप होती हैं और आखिर पे जो है वो बाउंड कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसको आज हम जो है बेटा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीलिंग ऑफ स्किन वाउंड्स, कि किस तरह से जो आपके स्किन के ऊपर अगर कोई जख्म आ जाता है तो किस तरह से जो है वो ठीक होता है। देखें हीलिंग क्या है। हीलिंग जो है, हीलिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बोथ एपिथेलियल रीजनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू स्केयर। ठीक है ना, हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों चीजें होगी, एपिथेलियल रीजनरेशन भी होगी और कनेक्टिव टिश्यू स्केयर फॉर्मेशन भी होगी। लिहाजा इस तरह से क्या होगा, दस इलस्ट्रेटिव ऑफ द जनरल प्रिंसिपल दैट अप्लाई द हीलिंग इन ऑल द टिश्यूज। सो हीलिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द रीजनरेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू स्केयर। ये हम हीलिंग पढ़ रहे हैं बेटा, हीलिंग ऑफ वाउंड्स पढ़ रहे हैं, स्किन वाउंड्स की। ठीक है ना, so based on the nature and size of the wound, the healing of the skin is said to occur by the first and second intention। ठीक है ना, तो इसको हमने थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। ठीक हो गया। ये देखिए बेटा, ये एक पिक्चर है आप लोगों की बुक में से ली गई है, इसमें हमने जो है वो थोड़ा सा क्लियर करके दिखाया हुआ है आप लोगों को हीलिंग थ्रू द फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन। इसमें देखें पहला स्टेप क्या है कि हीलिंग इन द फर्स्ट इंटेंशन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे जख्म आया है तो ये एपिडर्मल टिश्यू है, ये डर्मिस है। ठीक है ना, ये नीचे जो है स्किन है, ये नीचे फैट है। तो विद इन 24 आवर्स क्या होगा कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आकर यहाँ जमा होना शुरू हो जाएंगे। और न्यूट्रोफिल्स कहाँ से आएंगे बेटा, वो ब्लड वेसल से निकलेंगे। ठीक है ना, ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाएंगे और इसके अलावा जो फिब्रिन क्लॉटिंग प्रोटीन है वो भी यहाँ इस जगह जमा हो जाएगी। ये है हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे क्या है, हीलिंग बाय द सेकंड इंटेंशन। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से स्केयर फॉर्मेशन है। ठीक है ना, इसमें देखें न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं उसी जगह के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद 3 to 7 डेज में क्या होगा, 3 to 7 डेज में ये होगा कि जो ये वाले टिश्यूज हैं इनकी माइटोसिस होना शुरू हो जाएगी। जो साइड्स की, दोनों साइड्स के जो टिश्यूज हैं उनकी माइटोसिस होगी और वो एरिया जो है वो जल्दी से भर दिया जाएगा दोबारा नए टिश्यूज के साथ। ग्रेनुलेशन हो जाएगी टिश्यूज की, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे और नई नई जो कैपिलरीज हैं वो सपोर्ट कर जाएंगी, मतलब कि पुरानी बड़ी वेसल से। ठीक हो गया, मतलब कि अभी इस हिस्से के अंदर जो है वो नए टिश्यूज भी बन गए हैं, ग्रेनुलेशन भी हो गई है, मैक्रोफेजेस भी आ गए हैं। ठीक है ना, नई कैपिलरीज हैं वो भी आ गई हैं। तो इस तरह से जो है ये बन जाता है। जबकि सेकेंडरी इंटेंशन में देखें उसमें भी बिल्कुल बेटा यही है, मतलब कि माइटोसिस हो जाती है और न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और कैपिलरी जो है उसका नेटवर्क जो है वो बन जाता है। फिर देखें ड्यूरिंग द मैनी वीक्स
फिर क्या होगा कि फाइब्रस जो टिश्यूज होंगे उनकी यूनियन होगी, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं यहाँ कम से कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब और फाइब्रस यूनियन हो जाएगी और टिश्यू जो है वो नॉर्मल अपनी हालत की जानब जो है ना आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड इंटेंशन में भी है कि जो मैक्रोफेजेस हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे और जो टिश्यू है वो अपने नॉर्मल प्रोसेस के या नॉर्मल स्ट्रक्चर की जानब जो है वो गामजन हो जाएगा। उसके बाद देखें हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन, तो हम पहले फर्स्ट इंटेंशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेकंड इंटेंशन को डिस्कस करेंगे और आखिर पे हम वाउंड कॉन्ट्रैक्शन को जो है डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन क्या है। देखें बेटा वगैरह कि जब भी कभी इंजरी होती है, व्हेन इंजरी इन्वॉल्व्स ओनली द एपिथेलियल सेल, जब इंजरी हुई और इंजरी ने आपकी स्किन को गहरा जख्म नहीं दिया, सिर्फ एपिथेलियल सेल की लेयर तक की है, तो क्या होगा कि प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ द रिपेयर इज एपिथेलियम रीजनरेशन एंड कॉल्ड द प्राइमरी यूनियन आर हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? जब कभी हम पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा स्किन वाउंड की हीलिंग, वो कह रहा है कि जब भी कभी सिर्फ सुपरफिशियल जो है वो जख्म आएगा, हमें सिर्फ सतही जख्म आएगा जिसमें सिर्फ हमारी जो है अगर एपिथेलियल लेयर ही डैमेज हुई होगी तो वो एक एपिथेलियल रीजनरेशन के प्रोसेस से दोबारा बन जाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्राइमरी यूनियन भी कह सकते हैं या हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन भी कह सकते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? कि अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल या सुपरफिशियल लेयर ही इन्वॉल्व हो तो इसके जरिए जो रीजनरेशन और हीलिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन। एग्जाम्पल हियर इज हीलिंग ऑफ क्लीन uninfected surgical incision approximated by the surgical structure। मिसाल क्या है? मिसाल बेटा वही है कि सर्जरी में कोई सर्जिकल स्ट्रक्चर में या बाउंड हीलिंग में या जो है आपके ड्यूरिंग द सर्जरी कोई आपकी जो सुपरफिशियल जो एपिडर्मिस है वो अगर कट जाती है तो उसके बाद जो है इसमें हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन होगी। Only the focal disruption of the epithelial basement membrane continuity and death of relatively few epithelial and connective tissue occurs. So repair consists of the three major या three different processes like inflammation है, उसमें सबसे पहले फिर बेटा है proliferation है और आखिर पे क्या है जी? maturation। inflammation, proliferation and maturation। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक और तस्वीर ऐड की हुई है, इसमें देखें होम्योस्टैटिक कंडीशन होती है सबसे पहले, फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ब्लड क्लॉट बनने के बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा जिसमें फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस आ जाएंगे, ठीक है ना, और ब्लड वेसल्स यहाँ पर जो है वो होंगी, स्कैब फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज आ जाएगी, इसमें क्या है? फाइब्रोब्लास्ट होंगे, ठीक है ना। ये देखें ये जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट कर गए हैं, जो स्कैब है उसका स्ट्रक्चर कम हो गया। स्कैब के स्ट्रक्चर को किसने घेर लिया है? वहाँ के जो इर्द गिर्द के जो सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन होने से जो न्यू टिश्यूज जो है वो बनते हैं, नए सेल जो बनते हैं, उन्होंने उस जगह को जो है वो घेर लिया, ठीक है। और आखिर पे जो एक्स्ट्रा टिश्यू होगा वो उसकी जो है रीमॉडलिंग होगी या रीशेडिंग भी इसको बोलते हैं। वो फ्रेशली हील्ड एपिडर्मिस जो है फ्रेशली जो है हील्ड आपको ये नजर आएगी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर नॉर्मल कंडीशन या होम्योस्टैसिस होगी तो अगर कभी कोई जख्म आ जाता है तो सबसे पहले कौन सा मैकेनिज्म होता है बेटा? हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में जारी बात है काफ़ी चेंजेस आएंगी, ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस आ जाएंगे उस जगह पे, उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं और हैं, उसके बाद फैट्स हैं, वो सारी की सारी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद मतलब कि ये प्रोलिफरेटिव फेज में आ जाएगा। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा कि जो सेल्स हैं इर्द गिर्द वाले वो बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाकर उस स्ट्रक्चर को या उस जगह को भरना शुरू कर देंगे जहां पर जख्म हुआ है और आखिर पे रीमॉडलिंग की जाएगी। अब देखिए वाउंड हीलिंग काजेज द रैपिड एक्टिवेशन ऑफ द कोआगुलेशन पाथवे। जैसे ही वाउंड हीलिंग होगी तो सबसे पहले कोआगुलेशन पाथवे जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट ऑन द वाउंड सरफेस। तो जैसे ही कोआगुलेशन जो है पाथवे एक्टिव हो तो जारी बात है बेटा उस जगह पर खून जो है वो जम जाएगा और खून के जमने से ब्लड का क्लॉट बन जाएगा। इसके अलावा जो इंट्रैप्ड रेड सेल्स हैं और जो क्लॉटेड
फिब्रिन है वो भी वहां पर जमा हो जाएगा। इसके अलावा फिब्रोनेक्टिन वहां पर जमा हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वहां पर जमा हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि द क्लॉट सर्व्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग एज एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर माइग्रेटिंग सेल्स। सो जो क्लॉट है वो एक तरफ तो जो है वो ब्लड की जो ब्लीडिंग है उसको रोक रहा है और दूसरी तरफ जो है माइग्रेटिंग सेल्स के लिए भी जो है वो एक किस्म की स्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, जगह प्रोवाइड कर रहा है। फिर क्या होगा, ये जो है ये सारे के सारे जो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं या फाइब्रिन प्रोटीन्स हैं या फाइब्रोनेक्टिन है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, तो ये सारे के सारे किस रिस्पॉन्स के जरिए आएंगे? ये बेटा आएंगे ग्रोथ फैक्टर्स के जरिए। मतलब कि ग्रोथ फैक्टर जब रिलीज होंगे, आपने पढ़ा है हीलिंग में बड़े अच्छे डिटेल से कि ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे तो वो ये सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे उस जगह पे जहां पर हीलिंग है। ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे या साइटोकाइन रिलीज होंगे या कीमोकाइन रिलीज होंगे, तो उनकी रिलीज होने की वजह से ये सारे के सारे सेल्स वहां पर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, रिलीज ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर लीड्स टू द इंक्रीज्ड वेसल परमेबिलिटी एंड एडिमा। सो जारी बात है, इसमें क्या होगा कि एक तरफ तो यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स की जो है परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, दूसरी जानब क्या होगा कि यहाँ पर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे। तो जो टिश्यूज है, जो इंजर्ड टिश्यू है, वहाँ उस जगह पर न्यूट्रोफिल्स भी जमा हो जाएंगे, मैक्रोफेजेस भी जमा हो जाएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी जमा हो जाएंगी, फाइब्रोनेक्टिन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो जमा हो जाएंगी। So as the degradation occurs at the extreme surface of the clot, a scab convert to the wound, covering the wound is formed। तो वो कहता है कि जैसे ही जो है डिहाइड्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि जो वाउंड है, जो जख्म है, उसकी जगह क्या बन जाएगा, स्कैब बन जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा कि 24 घंटों के अंदर न्यूट्रोफिल्स भी आपको वहां नजर आना शुरू हो जाएंगे मार्जिन्स के अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा मार्जिनेटिंग टुवर्ड्स द फिब्रिन क्लॉट, मतलब के जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी फिब्रिन क्लॉट की तरफ जो है वो भागना शुरू कर देंगे। इसके अलावा प्रोटीलाइटिक एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाएंगे जो कि डेब्रिस को क्लियर कर देंगे। बेसल सेल जो है कट सरफेस के ऊपर या कट वाली जो जगह है एपिडर्मिस की, वो क्या करना शुरू कर देंगे, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। मतलब कि उनकी जो माइटोसिस है या नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सेल्स है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखें 24 to 40 आवर्स में क्या होगा कि एपिथेलियल सेल जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स को डिपॉजिट करवा देंगे और जो सेल्स हैं वो मिडल लाइन, ठीक है ना, द सेल्स मीट इन द मिडल लाइन बीनीथ द सरफेस ऑफ द स्कैब। तो स्कैब की सरफेस के नीचे दरमियान में वो सेल्स आपस में मिल जाएंगे और ये एक बहुत ही थिन लेकिन कॉन्टिन्यूस एपिथेलियल की जो लेयर है वो बना देंगे जो आपस में क्लोज होकर वाउंड को बंद कर देगी। ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या है कि थर्ड जो है फिर क्या होगा कि 5 डे के अंदर क्या होगा कि नियोवैस्कुलराइजेशन से मुराद बेटा ये होता है कि नई वेसल्स, ब्लड वेसल्स का बनना, वो बनना शुरू हो जाएंगी, ग्रैनुलेशन हो जाएगी जो कि जो है इंसिजनल स्पेस को खत्म कर देगी। न्यू ब्लड वेसल्स अलाउ द पैसेज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एंड फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो नई जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स को जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसमें जाने के लिए जो है रास्ता देंगी। उसके बाद न्यू ग्रैनुलेशन टिश्यू होना शुरू हो जाएगा, एडिमेटस बन जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगी फाइब्रोब्लास्ट की इंजरी वाली जगह पे। और इसके अलावा बेटा जो है जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसमें कीमोकाइंस हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ठीक है ना, PDGF है, TGF है बीटा और FGF है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो हैं ये वहां पर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि सब्स्टिट्यूशन प्रोलिफरेशन हो जाएगी। प्रोलिफरेशन कौन करवाएगा, वही ग्रोथ फैक्टर्स ही करवाएंगे बेटा। और एपिडर्मिस जो है वो रिमूव द एपिडर्मिस रिकवर्स इट्स नॉर्मल थिकनेस एज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स यील्ड्स अ मैच्योर एपिडर्मिस आर्किटेक्चर इज फॉर्म्ड विद द सरफेस ऑफ द केराटिनाइजेशन। तो जो एपिडर्मिस जो पहले खत्म हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता थिकन होना शुरू हो जाएगी और जो वो एक मैच्योर जो है एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो है या आर्किटेक्चर जिसके अंदर केराटिनाइजेशन भी हो जाएगी वो जो है बनाना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। फिर सेकंड वीक में क्या होगा कि कॉन्टिन्यूड कोलाजन एक्यूमुलेशन एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो जाएगी। मतलब कि कॉन्टिन्यूसली जो है कोलाजन वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट जो है उनकी प्रोलिफरेशन भी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा
कि द ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट, जो ल्यूकोसाइट्स है वो इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, एडिमा बन जाएगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और वेस्कुलरिटी जो है वो डिमिनिश हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ब्लैंचिंग है, ब्लैंचिंग शुरू हो जाएगी। ब्लैंचिंग क्या है, जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कोलेजन डिपोजिशन हो जाएगी विद इन द इंसिजनल स्कैर्स एंड रिग्रेशन ऑफ द वेस्कुलर चैनल्स। तो बेटा ब्लैंचिंग में क्या होगा कि जो नया नया स्कैर बना है अब उसके अंदर जारी बात है कोलेजन डिपोजिशन हो जाएगी और वो थोड़ा सा जो है सख्त हो जाएगा, एक किस्म का उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट या थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। और आखिर पे क्या होगा, मंथ के एंड पे क्या होगा कि जो स्कैर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उसमें कनेक्टिव टिश्यू होंगे जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे और जो है ये नॉर्मल एपिडर्मिस से कवर हुए हुए होंगे। तो द डर्मल appendages destroy in the line of the incision are permanently lost। तो बेटा जो डर्मल appendages थी जिन्होंने लाइन ऑफ इंसिजन बनाई थी beneath the scare at the middle of the cell injury, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो की जख्म की वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है बेटा हीलिंग बाय द सेकंड इंटेंशन। हीलिंग बाय द सेकंड इंटेंशन में क्या होगा, हीलिंग ऑफ द वाउंड्स by the second intention also known as healing by the second union। तो healing of second intention को हम healing by the second union भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, when the cells or tissue lost is more extensive, ये उस वक्त होगी कि जब सेल और टिश्यू का लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बेटा हमने फर्स्ट वाली इंटेंशन में ये पढ़ा है कि जब बहुत ही सुपरफिशियल या सतही जख्म होगा जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस ही आपकी इन्वॉल्व होगी तो होगा। अगर गहरा जख्म हो जाएगा जिसमें ज़्यादा टिश्यू को नुकसान पहुंचा तो फिर हीलिंग जो है वो सेकंड इंटेंशन के जरिए होगी। व्हेन द सेल्स आर टिश्यू लॉस्ट इज मोर एक्सटेंसिव, अ लार्ज वाउंड्स, एब्सेसिस जिसमें बहुत बड़े जख्म है, एब्सेस हो जाती है, अल्सर हो जाता है, एस्टीमिक नेक्रोसिस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है या फिर पेरेन्काइमल ऑर्गन्स जो है उनका डैमेज हो जाता है तो ये होगी। द रिपेयर प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द एंड रिग्रेशन, सॉरी इसमें रिपेयर प्रोसेस में क्या होगा कि रीजेनरेशन और स्कैरिंग के प्रोसेस जो है ये होगी। अब देखें सेकेंडरी हीलिंग जो है वो प्राइमरी हीलिंग से थोड़ी सी मुख्तलिफ है कुछ स्टेप्स के अंदर। देखें क्या है, इन वोन्ड्स causing the large tissue deficits the fibrin clot is larger। वो कह रहे हैं कि जो फिब्रिन क्लॉट है सेकंड इंटेंशन में वो बहुत बड़ा होगा, मोर एक्सुडेट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, नेक्रोटिक फाइबर जो है डेब्रिस ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जमा हो जाएगा वाउंड वाले एरिया में, मतलब कि फिब्रिन क्लॉट भी यहाँ पर बड़ा हो जाएगा और एक्सुडेट नेक्रोटिक जो डेब्रिस है वो भी ज़्यादा वाउंड वाले एरिया में हो जाएगा। फिर क्या है, इन्फ्लेमेशन इज मोर इंटेंस, इन्फ्लेमेशन जो है वो ज़्यादा मतलब कि सख्त होगी या ज़्यादा तेज़ होगी। क्यों ज़्यादा तेज़ होगी, बिकॉज लार्ज टिश्यू डिफेक्ट्स हैव ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ नेक्रोटिक डेब्रिस, क्योंकि जो लार्ज टिश्यू डिफेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो नेक्रोटिक डेब्रिस होगा, एक्सुडेट्स होंगे और इसके अलावा फिब्रिन जो है ये वहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो लार्ज डिफेक्ट्स है वो जो पोटेंशियल है उसमें सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स में वो आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या है, मच लार्जर अमाउंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यूज आर फॉर्म्ड, ग्रेनुलेशन टिश्यूज की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है बनना शुरू हो जाएगी। लार्जर डिफेक्ट्स रिक्वायर द ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द ग्रेनुलेशन, जारी बात है जो लार्जर डिफेक्ट्स हैं उनमें ग्रेनुलेशन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो जो बड़े बड़े गैप्स हैं उनको फुलफिल कर सकें और हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकें रीग्रोथ का, एपिथेलियल टिश्यूज की रीग्रोथ का एक बहुत बड़ा जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सके। उसके बाद क्या होगा कि ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू जनरली रिजल्ट्स इन ग्रेटर मैस ऑफ स्कैर टिश्यू। तो जितना ज़्यादा ग्रेनुलेशन मैस टिश्यू का वॉल्यूम होगा उतनी जल्दी जो है वो स्कैर टिश्यू जो है वो भी बनेगा और मतलब कि जो स्कैर टिश्यू है वो भी एज अ रिजल्ट जो है वो बनता है ग्रेनुलेशन से, मतलब कि जो टिश्यू की ग्रेनुलेशन है उसके जरिए। एट फर्स्ट प्रोविजनल मैट्रिक्स से शुरू में फिर एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें फिब्रिन होगा, प्लाज्मा होगा, फिब्रोनेक्टिन होगा और इसके बाद टाइप 3 कोलेजन होगा वो भी बन जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि विद इन 2 वीक्स जो है ये दोबारा रिप्लेस कर दिया जाएगा मैट्रिक्स से जो कि कंपोज होगा टाइप 1 वाले कोलाजन फाइबर से। मतलब कि पहले जो है वो कोलाजन टाइप 3 बनेगी लेकिन बाद में जो है उसको कोलाजन टाइप 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली द रीजनल ग्रेनुलेशन टिश्यू स्कैफोल्ड इज रिकवर्ड इनटू द पेल ए वेस्कुलर स्कैर। वो जो ओरिजिनल आपका जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा पीले रंग के स्कैर के अंदर, जो किससे बना होगा, स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट से बना होगा, डेंस कोलाजन से बना होगा और फ्रेगमेंट से बना होगा, इलास्टिक टिश्यू के फ्रेगमेंट से। फिर क्या होगा कि डर्मल अपेंडेज जो है जो इसमें डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो क्या होंगी, इन द लाइन ऑफ द इंसिजन आर परमानेंटली लॉस। तो डर्मल अपेंडेज जो इस नतीजे में खत्म हो गई थी वो परमानेंटली लॉस हो जाएगी। एपिडर्मिस जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी अपनी नॉर्मल थिकनेस की जानब और आर्किटेक्चर की जानब। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ के एंड पे क्या होगा कि जो स्क्वायर है वो किससे बना होगा, ए सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें इनफिल्ट्रेट जो है वो मौजूद नहीं होगा और ये कवर होगी एपिडर्मिस से। फिर क्या होगा, बाउंड कॉन्ट्रैक्शन होगी आखिर पे। बाउंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन लार्ज सरफेस बाउंड्स, द कॉन्ट्रैक्शन क्लोज टू द बाउंड्स डिक्रीजेस द गैप। अब क्या होगा बेटा कि दोनों साइड्स पे जो है वो जो जख्म है वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाएगा और जो जख्म है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो जाहिर बात है जब बाउंड कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि जो जख्म के दरम्यान में जो गैप है उसको कम से कम कर देगा, ठीक है ना। इट डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन द डर्मल एजेस एंड रिड्यूसिंग द बाउंड सरफेस एरिया। तो ये बाउंड सरफेस एरिया को भी कम कर देगा और जो गैप है उसको भी जो है ये डिक्रीज कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए द इनिशियल स्टेप ऑफ बाउंड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द एज ऑफ द बाउंड ऑफ नेटवर्क ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट। तो ये फिर मायोफाइब्रोब्लास्ट का एक नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है ना, इनिशियल स्टेप के बाद। मायोफाइब्रोब्लास्ट आर मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट एग्जिबिटिंग मैनी। मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या है, वो जो है बेटा मॉडिफाइड है फाइब्रोब्लास्ट के, जो क्या जाहिर करेंगे, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर जाहिर करेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फीचर जो है उनके होंगे कौन से, कॉन्ट्रैक्टाइल स्मूथ मसल्स के, ठीक है ना। विद इन द 6 वीक्स क्या होगा, अ लार्ज स्किन डिफेक्ट्स में बी रिड्यूस टू 5% टू 10%। जो विद इन 6 वीक क्या होगा कि जो स्किन का जो डिफेक्ट है वो कम कर दिया, मतलब 5 से 10% कम हो जाएगा। उतने उसका जो ओरिजिनल साइज था उसे 5 से 10% कम हो जाएगा 6 वीक्स के अंदर। किसकी वजह से हुआ है कि बाउंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये बेटा आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे जो है वो कह रहा है कि हीलिंग ऑफ द स्किन अल्सर्स, प्रेशर अल्सर ऑफ द स्किन कॉमनली फाउंड इन द डायबिटिक पेशेंट। द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड शो द स्किन अल्सर विद अ लार्ज गैप बिटवीन द एजेस बी, ठीक है ना। बी में ये देखें कि आपको बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है ऊपर। फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अ थिन लेयर ऑफ द एपिडर्मल re-epithelialization and extensive granulation of the tissue is formed in the dermis and that contains the re-epithelialization of the epithelium and wound contraction occurs। तो ये देखें बेटा मैं आपको एरो से थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इसमें सबसे पहले क्या होगा कि फर्ज किया ये जख्म हुआ है तो ये देखिए एक ये इसका किनारा है, एक ये किनारा और ये दरम्यान में से जो है वो जगह खाली है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये जगह जो है वो भरना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखें नीचे वो जो गैप था वो आपका यहाँ पे भरा हुआ है। नेक्स्ट है जी बाउंड स्ट्रेंथ या जख्म जो है उसकी स्ट्रेंथ कैसे होगी। देखें केयरफुली स्ट्रक्चर बाउंड आर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्मल स्किन। वो कहता है कि जख्म जो है उनमें पहली वाली जो नॉर्मल स्किन है उसकी निस्बत पूरी 100% तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी लेकिन तकरीबन 70% स्ट्रेंथ आ जाएगी। व्हेन स्ट्रक्चर्स आर रिमूव्ड, व्हेन सुचर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, यूजुअली वो कह रहे हैं कि 1 वीक में, तो बाउंड स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ दैट ऑफ द अनबाउंड स्किन। वो कहता है कि शुरू में जब 1 वीक में जब जो सुचर है वो रिमूव किए जाएंगे, मतलब जो टांके आप निकालते हैं जब, तो उनमें सिर्फ 10% जो है स्ट्रेंथ होगी। दिस इंक्रीजेज रैपिडली टू फॉर द नेक्स्ट 4 वीक। वो कह रहे हैं कि ये तकरीबन अगले 1 महीने में या 4 वीक में ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। रिकवरी ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव कोलेजन सिंथेसिस ओवर द कोलेजन। अब हम ये कहेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ जो है बाउंड की जो पहले 10% थी वो ज्यादा कैसे होती है, 70%, तो वो ज्यादा बेटा होती है कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस के जरिए, ठीक है ना। तो बाउंड स्ट्रेंथ रीचेज अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% of the normal by the 3 months but usually does not substitute improve beyond the that point। वो कह रहा है कि ये तकरीबन 70 से 80% तक जो है
वो पहुंच जाती है, लेकिन जो है असली 100% तक जो है ये नहीं जाती। ठीक हो गया बेटा। आज हमने जो हमारा बहुत अहम टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया। ये आपके सिलेबस में भी है, बाकायदा टॉपिक की हेडिंग दे के उसने बताया हुआ कि हीलिंग जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड इंटेंशन से आपने पढ़ना है। तो ये मैंने बेटा आपको बता दिया है कि सेकंड और फर्स्ट इंटेंशन में हीलिंग जो है वो कैसे होती है। ठीक है ना। इसके दो इसके स्टेजेस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना। तो अगर किसी को इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। बेटा इसको बुक से पढ़ें, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।